देखिए, देश हमारा बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और अनेक तरह की चुनौतियों का सामना है। देश के लोग अगर विभाजित होते चले गए तो विदेशी ताकतों के षड्यंत्र का मुकाबला नहीं कर पाए। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो देश के अंदर फूट डालने वाली शक्तियां हैं, जो आज सत्ता में हैं, वो विदेशी ताकतों की एजेंट हैं और उनके इशारे पर इस देश को विभाजित करने के लिए उसी पुराने फार्मूले पर अमल करने की कोशिश कर रही है, डिवाइड एंड रूल। महाराष्ट्र देश का बहुत से पहलुओं से मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है, मगर ये भी दुख की बात है कि महाराष्ट्र का कैपिटल गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र की अस्मिता का भी सवाल है और महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है वो आपस के प्रेम की है, सद्भाव की है, आपसी सौहार्द की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी सही हिस्ट्री ये बात बताती है कि उनके तोपखाने के जो इंचार्ज थे वो इब्राहिम खान थे और उनको सबसे ज़्यादा जो विश्वास था वो उन मुसलमानों पर था जो उनके दरमियान और मुग़ल बादशाही के दरमियान वो मीडिएशन का काम करते थे। महाराष्ट्र देश के लिए एक मिसाल हुआ करता था आपस की मोहब्बत और सद्भावना का, लेकिन संघ परिवार ने और उनके एजेंटों ने भारतवासियों को धर्म की बुनियाद पर, धर्म का नाम लेकर धर्म के खिलाफ चलते हुए, वो चाहे हिंदू धर्म हो, वो चाहे इस्लाम हो, वो चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं हों, सबके खिलाफ चलते हुए उन्होंने देशवासियों को आपस में बांटा और लड़ाया। मैं पिछले 40 साल से पूरे देश में गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, दबे कुचले लोगों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, ट्राइबल लोग हों, SC ST हों, अल्पसंख्यक के लोग हों, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, उनको इकट्ठा करने की का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अगर मीडिया हमारे साथ ज़रा सा सच बोलने का बर्ताव कर लेता, यहाँ मीडिया के दोस्त अब मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि बहुत बोल चुके झूठ आप, अब थोड़ा सच कभी अनुभव करना चाहिए। देश का किसान, वो देश जो सोना उगलता है, उस देश के किसान को आत्महत्या करनी पड़े, क्या इससे बड़ा भी कोई शर्म की बात है? फिर सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले किसान महाराष्ट्र में, कितनी शर्म की बात है। सारी दौलत पूंजीपतियों को दी जा रही है, सारी फॉर्मेलिटीज अडानी और अंबानी को सारी कैपिटल दिया जा रहा है, और किसान जो सारे देश को का अन्नदाता है, तो किसान भूखा मर रहा है और आत्महत्या कर रहा है। जो देश की जो असली समस्याएं हैं, रियल इश्यूज, उनको एड्रेस करने के बजाय कभी मंदिर का मसला उठाया जाता है, कभी मस्जिद का, कभी मणिपुर में क्रिश्चियंस का नरसंहार किया जाता है, जेनोसाइड किया जाता है। आप सोचिए जरा, रियल इश्यूज हमारे देश में क्या हैं?
क्या हो रहा है हमारे देश में। एक दलित बूढ़ा अपनी बारात लेकर वो घोड़ी पर चढ़कर नहीं जा सकता। वो भारत है जिसके संविधान में समता, इक्वलिटी, भाईचारा, जस्टिस सब कुछ उसके प्रेमूल में लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर की लीडरशिप में 250 लोगों ने या उनसे भी ज्यादा ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, 2.5 साल की विचार विमर्श और डिबेट के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया था, वो इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड अनडाउटेड। मैं एक लॉ का स्टूडेंट भी रहा हूँ। मैंने दुनिया भर के संविधान पढ़े हैं, अमेरिका, यूरोप के सब मुल्क, सब जगह गया भी हूँ। मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि भारत के संविधान जैसा कोई संविधान अभी तक मुझे अपनी नजरों से नहीं दिया। एक शब्द पर बहस होती थी। जो लोग बहस करते थे वो अपनी संतानों और परिवारों के लिए नहीं करते थे, वो भारत के किसानों के लिए करते थे, भारत के मजदूरों और महिलाओं के लिए करते थे, भारत के मजलूम और दबे कुचले समाज के लिए करते थे। महाराष्ट्र की तारीख है कि उसने लीडिंग रोल प्ले किया। ये बात महाराष्ट्र वालों को समझनी चाहिए। बड़े बड़े लीडर्स जिनके विचारों से हो सकता है हम में से कुछ लोग सहमत भी ना हो, लेकिन वो इसी महाराष्ट्र की धरती से पैदा हुए, तो मालूम होता है कि महाराष्ट्र की धरती में एक क्रांतिकारी क्षमता और सलाहियत मौजूद है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इसलिए मराठी में आपसे नहीं बोल पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज हम दोनों के दरमियान एक ये भी फैक्ट हुआ है कि ये मुझे मराठी सिखाएंगे, मैं इनको हिंदी सिखाऊंगा, ताकि पूरे देश में जाकर ये संबोधित कर सकें। उन्होंने मुझे बताया कि हरियाणा मुझे बुलाया गया, मैं इसलिए नहीं गया कि मैं हिंदी नहीं बोल सकता। मुझे और भी जगह बुलाया गया, मैंने कहा जब तक आप हिंदी अच्छी ही बोलेंगे तब तक मैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए हर जगह जाऊंगा, आपकी बातों का अनुवाद करूंगा। मैं जरंगी पाटिल की शक्ल में ये जो इन्होंने एक पूरा आंदोलन खड़ा किया और मैंने उस सिलसिले में जो मालूमात की, और हमारे राज रतन अम्बेडकर बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने साथी हैं, और बहुत अटूट विश्वास है हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर। फिर हम दोनों ने आपस में भी विचार विमर्श किया। मुझे ऐसा लगा कि जरंगी पाटिल की शक्ल में भारत को एक नया गांधी मिलने जा रहा है। भारत को बड़ी बात बोलिए। जरंगी पाटिल की शक्ल में भारत को एक नए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिलने वाले हैं। जरंगी पाटिल की शक्ल में भारत को एक नए मौलाना अबुल कलाम आजाद मिलने वाले हैं। हम सबको मिलकर इस भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता परमेश्वर ने भारत की धरती पर रखी है। मैं दुनिया भर में गया हूँ, तकरीबन मैंने दुनिया में ऐसे देश देखे जिनमें आध्यात्मिकता की क्षमता तो है लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की नहीं है, या कुछ ऐसे देश हैं जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी की सलाहियत तो है लेकिन स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता की सलाहियत नहीं है। भारत उपमहाद्वीप वो अकेला रीजन है पूरी दुनिया में जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की जबरदस्त सलाहियत है। और इसकी सबसे शानदार मिसाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। वो बहुत बड़े सन्यासी भी थे, शायद आपको ये बात मालूम नहीं। वो बहुत बड़े संत भी थे, वो बहुत बड़े स्पिरिचुअल स्कॉलर भी थे। वो एक पुराना फटा हुआ सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन में आए थे, वही पुराना फटा हुआ सूटकेस लेकर वो राष्ट्रपति भवन से वापस गए। भारत को ऐसे लीडरों की जरूरत है, इसीलिए अब मैं भी फकीर और जरंगी पाटिल भी फकीर। ये दो फकीरों का संगम है। खुदा करे हम हमेशा फकीर रहें कि ये आमीन। हाँ, हम आपसे वादा करते हैं कि हम देश के संपत्ति नहीं लूटेंगे, हम देश पर अपनी पूरी सलाहियत को कुर्बान कर देंगे। महाराष्ट्र की जनता से, यहाँ मौजूद सारे मीडिया के माध्यम से मेरी अपील है कि आने वाले चुनाव में आप
पूरे देश महाराष्ट्र के लोग खुद फैसला करें। फाशीवादी ताकतों को कमजोर करना देश के हित में है कि नहीं है। जो लोग इस देश को तोड़ना चाह रहे हैं और जो लोग नफरत के सौदागर हैं, जो लोग नफरत का एजेंडा देश में फैला रहे हैं, लड़ा रहे हैं, ओबीसी को उनके अधिकार नहीं देते, दलितों को उनके अधिकार नहीं देते। आप सोचिए, दलित दूल्हा को, दलित इंसान को मूठे रखने की इजाजत नहीं है। ये कौन सा धर्म में है भाई? ये कौन सा संविधान में है? यहाँ तक के 2014 में जो भाजपा आई बहुमत लेकर, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, वो हिंदुत्व की वजह से नहीं आई थी। वो 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे इस वादे की वजह से आई थी। सही है कि नहीं? वो उसने दूसरा वादा किया था, ये कि किसानों की जो आमदनी होगी, आय होगी, वो दुगनी हो जाएगी। इसलिए किसानों ने मुट्ठी भर भर के भाजपा को वोट दिया था। तीसरी, उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को जॉब देंगे। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान महाराष्ट्र में। इसलिए पूरे देश के नौजवानों ने भी उनको वोट दिया था और ठीक किया था। किसानों ने भी ठीक किया था। 2 करोड़ जॉब मिलेंगे इस वादे पर यकीन करके नौजवानों ने भी उनको वोट दिया था, वो भी ठीक किया था। 15 लाख रुपए हर भारतीय के अकाउंट में आएंगे इस वादे पर यकीन करके वोट दिया था, ये भी ठीक किया था। लेकिन फिर क्या हुआ? किसी के अकाउंट में 15 लाख आए, 2 करोड़ जॉब को क्या मिलते? 3.5 करोड़ नौजवानों की जॉब जा चुके हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। क्या हालत हो गई है देश की? किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है। आमदनी दोगुनी क्या होगी किसान की? किसानों को दिल्ली में साल सवा साल प्रोटेस्ट के लिए बैठना पड़ा और 750 किसानों ने अपनी जान दी। आप सोचिए जरा, जब 2019 आया तो ये बातें नहीं काम आ सकते थे। इसलिए इस वादे को हमारे प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं दोहराया। इसके बजाय उन्होंने पुलवामा का ड्रामा किया। पुलवामा के ड्रामे के जरिए से देश को उन्होंने बेहोश किया और उसके नतीजे में उन्होंने क्या किया? उसके नतीजे में जाहिर है कि देश की एक मानसिकता बनी और फिर लोगों ने उसके हिसाब से उससे में आकर वोट डाला और सही किया। अब आइए 2024 में, 2024 में न वो वादे कर सकते थे, न पुलवामा वाला ड्रामा कर सकते थे। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने कहा कि अब अगर तुमने चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस तुम्हारी 2 भैंसों में से एक भैंस ले जाएगी और एक भैंस मुसलमान को दे देगी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर इतनी जाहिराना बात कर रहा है, हर भारत के नागरिक का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने दूसरी बात क्या कही? महिलाओं से कहा कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो फिर वो तुम्हारे गले से कांग्रेस वाले मंगलसूत्र खींच के ले जाएंगे और वो भी मुस्लिम महिलाओं को दे देंगे। क्या वक्त नहीं आ गया है कि देश को ऐसे जाहिल, ऐसे फाशीवादी लोगों से छुटकारा दिलाया जाए? मैं जरंगे पाटिल की हिम्मत को दाद देता हूँ और हमारी 2-2.5 घंटे की मीटिंग में जो बात स्पष्ट रूप से तय हुई है, वो ये बात तय हुई है, बहुत साफ शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ। हम लिखित रूप में भी एक डिक्लेरेशन इशू करने वाले हैं। ये हमारे दरमियान सहमति बनी है कि हम एक लिखित रूप में एक डिक्लेरेशन जारी करेंगे और उसमें मुस्लिम समाज की जो डिमांड्स है वो क्या हैं, जो मराठा समाज की डिमांड्स है वो क्या हैं, दलित समाज के जो डिमांड्स हैं वो क्या हैं, जो दूसरे ओबीसी हैं, बंजारा समाज हैं, दूसरे समाज के डिमांड से वो सबको मिलाया जाएगा और 1-2 दिन के अंदर वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर हम लोग आपस के विचार विमर्श के साथ
आपस की सहमति के साथ, और ये देश की तारीफ में शायद पहली बार होने जा रहा है, एक एक सीट पर हम लोग आपस के मशवरे और विचार विमर्श के जरिए से हम किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करने का ऐलान करेंगे, ताकि वोट डिवाइड न हो। हम सब मजलूमों का, हम सब लोगों का जिनके संवैधानिक अधिकार छीने गए हैं और जिनकी महिलाओं की बेइज्जती रोज की जा रही है, जिन किसानों का, जो अल्पसंख्यक समाज है, जो मराठा समाज है, जो दलित समाज है और दूसरे और वो समाज, उन सब से विचार विमर्श करके एक साझा एक ऐलान इशू करेंगे। वही हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा और उसी के मुताबिक हम आपस में कैंडिडेट्स की लिस्ट शेयर करके और हर सीट पर किसी एक उम्मीदवार को सपोर्ट हम सब करेंगे। यही मेरा संदेश है और मैं समझता हूँ इससे ही महाराष्ट्र से क्रांति शुरू होगी जो देश के चप्पे चप्पे में पहुँचेगी और उसके लीडर विराट के पाटिल हैं। इनके साथ जाना चाहिए। आप इस सवाल का जवाब इसलिए लगा कि इन्होंने नफ्स पर हाथ रखा है। मराठा, मुस्लिम, दलित अगर महाराष्ट्र में समीकरण मजबूत हो गया तो इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में जाएगा। यहाँ की मराठा आबादी बहुत मजबूत है, बड़ी आबादी है उसकी, और उसके अंदर भी ऊपर की लेयर और गरीब ये तकसीम है। किसको रिजर्वेशन आरक्षण मिला है, किसको नहीं मिला, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ महाराष्ट्र से बड़ी बड़ी तहरीकें पहले उठी हैं। मैंने शुरू में इशारा किया था, यही तहरीक देश के अंदर धर्म और जात से ऊपर उठकर अगर गरीबों और पिछड़ों और दलितों इन सब का एक समीकरण महाराष्ट्र में कामयाब होता है तो हम समझते हैं कि देश में भी कामयाब हो जाए। आज ही चला जाए तो मुझसे पूरा बाद में क्या लेके जाए। मेरा आना ही मैसेज है, आप अभी मुझे पहचानते नहीं हैं। इनके साथ जाना चाहिए। आप इस सवाल का जवाब इसलिए लगा कि इन्होंने नफ्स पर हाथ रखा है। मराठा, मुस्लिम, दलित अगर महाराष्ट्र में समीकरण मजबूत हो गया तो इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में जाएगा। यहाँ की मराठा आबादी बहुत मजबूत है, बड़ी आबादी है उसकी, और उसके अंदर भी ऊपर की लेयर और गरीब ये तकसीम है। किसको रिजर्वेशन आरक्षण मिला है, किसको नहीं मिला, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ महाराष्ट्र से बड़ी बड़ी तहरीकें पहले उठी हैं। मैंने शुरू में इशारा किया था, यही तहरीक देश के अंदर धर्म और जात से ऊपर उठकर अगर गरीबों और पिछड़ों और दलितों इन सब का एक समीकरण महाराष्ट्र में कामयाब होता है तो हम समझते हैं कि देश में भी कामयाब हो जाए। आज ही चला जाए तो मुझसे पूरा बाद में क्या लेके जाए। मेरा आना ही मैसेज है, आप अभी मुझे पहचानते नहीं हैं। बहुत बड़ी बात।